नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में घटनासार करंट वार्षिकी 2022 के अंक 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो भी पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सभी पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में। याद रखिएगा 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। कब रिपोर्ट जारी की गई? 5 मई 2022 को। इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं। इसमें विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। और जो परिसीमन आयोग है इसने जम्मू संभाग से 6 और कश्मीर संभाग से 1 विधानसभा की सीट बढ़ाई है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पूर्व की स्थिति की, तो उस समय विधानसभा की सीटों की संख्या 87 थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों की संख्या 83 हो गई और अब 7 सीटें बढ़ने के बाद इनकी संख्या 90 हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका जवाब होगा 24 सीटें। याद रखेंगे। यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें 6 सीट जम्मू संभाग से और 3 सीट कश्मीर संभाग से। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा की सीटें आरक्षित रहेंगी। क्लियर है? अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटों की संख्या, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें लोकसभा की होंगी और इसमें प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभाएं सीटें शामिल होंगी। एक लोकसभा में 18 विधानसभा, तो 5 लोकसभा में 18 पचे 90, अर्थात कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई? 90। इस तरह से भी आप इस आंकड़े को याद रख सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग के अध्यक्ष हैं। आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा देसाई आयोग का संबंध किससे है? तो आपका एक लाइन में जवाब होगा जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था। अगला टॉपिक है फ्रांस फिल्म मार्केट में भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। 4 मई 2022 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की कि आगामी मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, जो फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें फैक्ट आधारित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इस साल का फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव हो रहा है ये किस क्रम का संस्करण है? तो याद रखिएगा ये 75वां संस्करण है। क्लियर है? आगे देखिए, मार्चे डू फिल्म्स की शुभारंभ रात्रि में फोकस कंट्री के रूप में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। यदि हम बात करें इस महोत्सव में आर माधवन द्वारा निर्मित फिल्म रॉकेटरी की, तो ये वर्ल्ड प्रीमियम की आकर्षण का केंद्र रही। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इस वर्ष भारत मंडप की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। क्या थीम थी? इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इस वर्ष के कान फिल्म महोत्सव में जूरी मेंबर के रूप में हिस्सा लिया था। अगला टॉपिक है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली अर्थात सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरएस के नाम से जाना जाता है, की रिपोर्ट 2020 5 मई 2022 को जारी की। और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए उसमें पंजीकरण जन्मों की संख्या में 2.40% की कमी आई। यदि हम संख्या के आधार पर देखें तो 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ थी, जो कि 2020 में 2.42 करोड़ हो गई। इसका मतलब जो पंजीकरण जन्मों की संख्या है उसमें 2.4% की कमी आई। पहली बात। यदि हम बात करें पंजीकृत मृत्यु की, तो 2019 की तुलना में 2020 में पंजीकृत मौतों में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। इतनी बात आप याद रखेंगे
कि 2019 की तुलना में 2020 में पंजीकृत जन्मों में 2.4% की कमी आई है और 2019 से 2020 की तुलना में पंजीकृत मौत में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है? अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देश में जो मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि है वो बिहार ने दर्ज की है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यानी देश में मृत्यु दर में जो वृद्धि है वो सर्वाधिक वृद्धि बिहार ने और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ने। यदि हम रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज की गई है। नीचे एक चार्ट दिया गया है जिसमें शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एक लिस्ट दी गई है। इसमें जो सबसे पहला रैंक है वो है लद्दाख का, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पे त्रिपुरा और पांचवें नंबर पे केरल है। याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यदि हम सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम पर मणिपुर है, दूसरे नंबर पे दादर नागर हवेली और दमन दीव, तीसरे नंबर पे गुजरात है, चौथे नंबर पे हरियाणा है और पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश है। यानी जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाले टॉप 3 कौन से राज्य हैं, कम से कम इनको आप याद रखेंगे। तो अभी आपने देखा लद्दाख सबसे ज्यादा लिंगानुपात, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, सबसे कम लिंगानुपात में मणिपुर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे दादरा नागर हवेली और दमन दीव और तीसरे नंबर पे गुजरात है। याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल हुए ध्रुव ALH MK3 हेलीकॉप्टर से युक्त 845वां एयर स्क्वाड्रन। याद रखिएगा, कोची के नेंदुसेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन, जिसका नाम क्या है 845वां स्क्वाड्रन, शामिल हुआ। याद रखिएगा 10 मई 2022 को इसे कमीशन किया गया। यह एडवांस मार्क 3 हेलीकॉप्टर से सुसज्जित होगा। इतनी बात यहां पर याद रखेंगे। यानी जो 845वां एयर स्क्वाड्रन है उसको कहां पर कमीशन किया गया, कोची के नेंदुबसेरी के तटरक्षक वायु एनक्लेव में। और कब किया गया, तो 10 मई 2022 को। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जिसको आप ALH कह रहे हैं, ये मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हाल कहा जाता है, इनके द्वारा निर्मित है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो हल्के हेलीकॉप्टर हैं ये किसके द्वारा निर्मित है, तो आपका जवाब होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। और किस अभियान के तहत, तो आपका जवाब होगा मेक इन इंडिया अभियान के तहत। ये हेलीकॉप्टर भारत के खोज और बचाव मिशन और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी में आत्मनिर्भरता लाने में एक बहुत बड़े कदम के तौर पे साबित होंगे। ये जो हेलीकॉप्टर है, इसका नाम जो ध्रुव रखा गया है, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है या जिसका प्रतीक होता है दृढ़ या अडिग। क्लियर है? अगला टॉपिक है लिथुआनिया में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय। याद रखिएगा 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। आपने परीक्षा के पैटर्न को देखा होगा, कई बार परीक्षाओं में करंट अफेयर्स में जो मुद्दे चर्चा में रहते हैं उनसे सीधे प्रश्न न पूछकर उनसे जो ट्रेडिशनल पार्ट से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछ दिए जाते हैं। यहां पर चर्चा हुई है बाल्टिक क्षेत्र की, तो हो सकता है आपसे बाल्टिक क्षेत्र में आने वाले देश के बारे में पूछ दिया जाए। तो याद रखिएगा, ये जो बाल्टिक देश है ये यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसमें शामिल है। यदि हम बात करें बाल्टिक देश के पश्चिम और उत्तर में, तो यहां पर बाल्टिक सागर है। क्योंकि यह बाल्टिक सागर से घिरा है इसलिए इसका नाम बाल्टिक क्षेत्र रखा गया। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि 1991 में इन देशों में जो चुनी हुई सरकार थी वो वहां की जनता के समर्थन के द्वारा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी जिसको आप USSR के नाम से जानते हैं, उससे स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कब? 1991 में। इतनी बात आप बाल्टिक क्षेत्र और उसमें शामिल देश के संदर्भ में जानना चाहिए। अगला देखिए, याद रखिएगा लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश था जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। यदि आप बात करेंगे लिथुआनिया से भारत के राजनयिक संबंध की, तो फरवरी 1992 से ही लिथुआनिया के साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस ने अब तक केवल भारत के मानद वाणिज्य दूतावास की मेजबानी की थी
जिसे 2015 में खोला गया था और अब लिथुआनिया में भारतीय दूतावास यानी ये पूर्ण दूतावास होगा। क्लियर है। अगला टॉपिक है रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन। याद रखिएगा, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AMTZ के नाम से जानते हैं, इसके विशाखापत्तनम परिसर में हेल्थ क्लाउड को डिजाइन और स्थापित किया था। क्लियर है। ये आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन, जिसको AMTZ कहा जाता है, ये दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। यदि हम बात करें रेलटेल के मोबाइल कंटेनर अस्पताल की, तो इसमें दूर दराज के क्षेत्र में रेडी टू ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक अस्पताल सेटअप हैं, जिसे पहियों पर भी चलाया जा सकता है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है। अगला टॉपिक है भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन NCRTC को मिली है। याद रखिएगा, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RRTS कहा जाता है, इस ट्रेन का पहला सेट गुजरात के सावली में स्थित एल्स्टॉम कारखाने में बनकर तैयार होने के बाद NCRTC अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 8 मई 2022 को सौंपी गई। याद रखिएगा, ये जो RRTS अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है, इसके सेट का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है और ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज गति से दौड़ सकती है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, यदि हम बात करें इस मॉडर्न ट्रेन की, तो इसका डिजाइन हैदराबाद में हुआ और अभी आपने पढ़ा कि गुजरात के सावली में इसको बनाया गया था। इस तरह की पहली ट्रेन सराय काले खां गाजियाबाद मेरठ RRTAS कॉरिडोर पर चलेगी। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो RRTS के तहत 17 किलोमीटर का ये जो पहला फेज है, ये 2023 तक शुरू हो सकता है और इसका जो पूरा कॉरिडोर है, इसका परिचालन 2025 तक होने की संभावना है। अगला टॉपिक है क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्वार जल विद्युत परियोजना कहां पर चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना है और इसे 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल परिषद समिति ने इसको मंजूरी दे दी है और इसमें कुल निवेश 4,526.12 करोड़ रुपए का होगा। क्लियर है। याद रखिएगा, क्वार प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। क्लियर है। यह परियोजना जिले में आने वाली 4 परियोजनाओं में से एक का भाग है। इन परियोजनाओं में 624 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर कीरू जल विद्युत परियोजना और 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। याद रखेंगे, इन दोनों परियोजनाओं का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से। क्लियर है। अगला देखिए, आप सभी को पता है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों देश भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु बेसिन की 6 नदियों के पानी को आपस में साझा करते हैं। यदि हम बात करें 3 पूर्वी नदियों की, जिसमें ब्यास, सतलज और रावी है, इस पर भारत का पूर्ण अधिकार है और झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है, जो कि पश्चिमी नदियां हैं। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो यह परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। यदि हम बात करें इसमें योगदान की, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम और NHPC लिमिटेड की संयुक्त उद्यम है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत निगम का 49% और NHPC का 51% इक्विटी का योगदान है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में। याद रखिएगा, 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वीं दौर की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि दर और प्रजनन दर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। यदि हम बात करें रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की, तो जो 2015-16 का चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था, यदि उसकी तुलना 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि 2019-21 से है की जाए, तो इसमें प्रजनन दर में कमी आई है।
याद रखिएगा, भारत में कुल प्रजनन दर अर्थात TFR प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। 2015-16 में 2.2 से घटकर 19-21 में 2.0 हो गई है, यानी प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। याद रखिएगा, NFHS अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश के शीर्ष 5 राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ऊपर है, यदि उनकी बात करें तो नंबर 1 पर बिहार है, दूसरे नंबर पे मेघालय है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, चौथे नंबर पे झारखंड है और 5वें नंबर पे मणिपुर है। जिन लोगों को बिहार के PCS के प्रीलिम्स देना है, उनको यहां पर बिहार राज्य के प्रजनन दर को भी याद रखना होगा, 2.98। यदि हम उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर की बात करें तो 2.35 है। इस प्रकार देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सर्वाधिक है और याद रखिएगा, सिक्किम व अंडमान निकोबार में सबसे कम प्रजनन दर है। क्लियर है? यदि हम बात करें NFHS के 5वें दौर के सर्वे की, तो यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में किया गया है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया स्थित परोरा में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का 30 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया। याद रखिएगा, इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से किया है और यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। क्लियर है? बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जहां पर अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है, उस क्षेत्र में बिहार में उत्पादित कुल मक्के का 80% उत्पादन होता है। और याद रखिएगा, बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे गन्ना, सीरा, मक्का और टूटे चावल का उपयोग करके हर साल 35 करोड़ लीटर ईंधन उत्पादन करने की क्षमता होगी। अगला टॉपिक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और हरित पहल लॉन्च किया गया। 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सालीना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इतनी बात यहां पर आपको याद रखनी होगी। अगला है, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, EV चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। याद रखिएगा, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री जो उस समय थे आदित्य ठाकरे, उन्होंने 9 मई 2022 को हाजी अली मुंबई में किया। इसका मतलब बायोगैस से चलने वाला जो भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन है, यह हाजी अली मुंबई में स्थापित किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो खाद्य अपशिष्ट अर्थात वेस्ट फूड का उपयोग करके ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए स्थापित की गई है। यह ज्यादातर जो अपशिष्ट प्राप्त होगा, यह होटल और कार्यालय से इकट्ठित किए जाएंगे। अगला टॉपिक है, भारत AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। यहां सबसे पहला प्रश्न यह है कि AAEA का फुल फॉर्म क्या है और यह कार्य क्या करता है? तो AAEA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज और यह एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और अपने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशिया क्षेत्र में एक मंच प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब प्रश्न बनता है कि किस अवधि के लिए भारत को AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो आपका जवाब होगा 2022 से 2024 के लिए। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और इस बात का निर्णय कब लिया गया? तो याद रखिएगा, 7 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। यदि हम बात करें वर्तमान में AAEA के अध्यक्ष की, तो चुनाव आयोग मनीला AAEA का वर्तमान में अध्यक्ष है और कार्यकारी बोर्ड के लिए जो नए सदस्य शामिल हुए हैं उसमें रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। यदि हम बात करें जो कार्यकारी
बोर्ड की बैठक मनीला में हुई थी, इसमें भारत की तरफ से 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपचुनाव आयुक्त श्री नितेश व्यास ने किया और इनके साथ जो अन्य 2 सदस्य थे उसमें मणिपुर के चुनाव आयुक्त श्री राजेश अग्रवाल और राजस्थान के चुनाव आयुक्त श्री प्रवीण गुप्ता शामिल थे। अगला टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के कानून पर लगाई अस्थायी रोक। याद रखिएगा 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देशद्रोह के कानून पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को यह निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती है तब तक धारा 124 ए के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। यहां पर एक प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट बना कि धारा 124 ए का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का संबंध राजद्रोह या देशद्रोह से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस पीठ ने इस देशद्रोह के कानून पर अस्थायी रोक लगाई, तो आपका जवाब होगा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने इस कानून से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए इस कानून पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई। यदि हम बात करें देशद्रोह कानून के इतिहास की, तो 17वीं सदी में इंग्लैंड में सरकार के खिलाफ आवाजें उठी तो राजद्रोह का कानून लाया गया और इंग्लैंड से ही यह कानून भारत में आया और भारत में 1860 में आईपीसी को लागू किया गया। क्लियर है? तब इसमें देशद्रोह का कानून था और 1870 में आईपीसी में संशोधन करके धारा 124 जोड़ी गई। क्लियर है? अगर हम बात करें इस कानून की, तो इस कानून के अंतर्गत यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों में या चिन्ह के जरिए किसी भी तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी होगा। क्लियर है? अगला टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। याद रखिएगा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य भारत की सरकारी यात्रा पर थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यह पहली भारत यात्रा थी। इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2022 को गुजरात के अहमदाबाद से हुई, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम, मसवड इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ोदरा में जेसीबी संयंत्र और गांधीनगर के जीआईएसटी सिटी में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया और 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति भवन में हुए औपचारिक समारोह के बाद हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया और इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों प्रधानमंत्रियों ने मई 2021 में वर्चुअल समिट में शुरू हुए रोड मैप 2030 पर हुई प्रगति पर प्रशंसा जाहिर की और इसे और आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। यहां पर एक प्रश्न यह बन सकता है कि रोड मैप 2030 का संबंध किन देशों से है, तो याद रखिएगा भारत और ब्रिटेन से। याद रखिएगा यात्रा के दौरान भारत यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के कार्यान्वयन के लिए 2 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। यदि हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की, तो इसके माध्यम से भारत और यूके ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचार के हस्तांतरण और समर्थन देने के लिए 75 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का सहवित्त पर अपनी सहमति व्यक्त की। क्लियर है? और याद रखिएगा इस साझेदारी के तहत बनाए गए नोवेल जीआईपी फंड का लक्ष्य भारतीय नवाचारों का समर्थन करने के लिए बाजार से अतिरिक्त 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड जुटाने का भी होगा। यदि हम बात करें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान कुल ज्ञापनों की, तो अभी हमने आपसे कहा था 2 सरकारी ज्ञापन और 4 गैर सरकारी ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ब्रिटेन भारत का 14वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच में कुल 18.3 अरब पाउंड का कारोबार हुआ। इसमें 11.7 अरब पाउंड निर्यात से और 6.6 अरब पाउंड आयात का शामिल है। क्लियर है? अगला टॉपिक है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट 21 अप्रैल 2022 को शुरू किया।
कब शुरू किया गया? 21 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और कहां पर शुरू किया गया? तो असम के जोरहाट पंप पर। क्लियर है? याद रखिएगा, इस संयंत्र से वर्तमान में 10 किलो प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन करने की संभावना है। याद रखिएगा, कंपनी ने प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण और OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड के बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव पर अध्ययन के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता साइन किया है। अगला टॉपिक है बैटरी स्वैपिंग नीति। याद रखिएगा, 21 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया और इस नीति के तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को शामिल किया जाएगा और दूसरे चरण में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया जाएगा। यदि हम बात करें 2022-23 के बजट भाषण की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट भाषण में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाने की घोषणा की थी। यदि पूछा जाए कि बैटरी स्वैपिंग क्या है, तो याद रखिएगा, बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान किया जाता है। ये जो बैटरी स्वैपिंग है, ये सामान्यतः छोटे वाहनों जैसे 2 या 3 पहिया वाहनों के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला टॉपिक है मेघालय के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल के संदर्भ में। याद रखिएगा, 29 मार्च 2022 को जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये लिविंग रूट ब्रिज क्या है? तो याद रखिएगा, जल के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ सेतु को विकसित किया गया और इसे ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में इसे विकसित किया। यहां पर जड़ें पुल के निर्माण का काम करती हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें मेघालय राज्य की, तो यहां के 72 गांवों में फैले 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज हैं। क्लियर है? और इसमें विशेष तौर पर जो ग्रामीण है, उसमें जो जनजाति समुदाय है वो खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय है। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, मेघालय के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज के अलावा कोंकण क्षेत्र के पेट्रोग्लिफ्स और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल को भी विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यदि बात की जाए पेट्रो या जियोग्लिफ्स आर्ट की, तो ये एक रॉक आर्ट है जिसमें जमीन पर एक चट्टान की सतह के हिस्से को काटकर उस पर नक्काशी करके चित्र बनाए जाते हैं। क्लियर है? यदि बात की जाए वीरभद्र मंदिर की, तो इसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो वीरभद्र अर्थात शिव को समर्पित मंदिर है। अगला टॉपिक है असम और मेघालय में 50 वर्ष पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के समझौता के संदर्भ में। याद रखिएगा, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए 30 मार्च 2022 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें असम और मेघालय के बीच 12 विवादित स्थानों में से 6 में अपने 5 दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति बन गई। यदि हम बात करें असम की सीमा के बारे में, तो असम की सीमा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के साथ 2743 किलोमीटर की है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा विवाद है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 1972 में असम को काटकर मेघालय और मिजोरम का गठन हुआ, तब से सीमा विवाद ये जारी है। अगला टॉपिक है स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ने देश में व्यावसायिक उड़ान की शुरुआत की। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो डॉर्नियर 228 विमान है, इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हॉल के द्वारा। ये भी बात आप याद रखेंगे। ये जो 17 सीटों वाला यात्री विमान है, इसे अब तक सेना के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, लेकिन पहली बार 12 अप्रैल 2022 को आम नागरिकों के लिए असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट तक के लिए पहली बार इसका संचालन किया गया। याद रखिएगा, 12 अप्रैल को डिब्रूगढ़ से पासी घाट के लिए इस सेवा का उद्घाटन
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। वहीं पासीघाट से उड़ान को हरी झंडी अरुणाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपको याद रखनी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा डोर्नियर 228 विमानों का निर्माण जर्मनी कंपनी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत किया गया। क्लियर है? यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डोर्नियर 228 विमान का निर्माण किया, इसमें जर्मनी की कंपनी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। याद रखिएगा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी और यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि जीन बैंक परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण करना, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। याद रखिएगा, इस परियोजना के तहत 7 फोकस क्षेत्र है। यदि हम बात करें इस परियोजना की, तो महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा यह क्रियान्वित की जा रही है। इतनी बात आपको यहां पर महाराष्ट्र की जीन बैंक परियोजना के संदर्भ में याद रखना है। अगला टॉपिक है भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा। याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2022 को तत्कालीन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में आने जाने को और आसान बनाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, यात्री अपने फोन में स्मार्ट कार्ड और चलो ऐप का उपयोग करके टैप इन कर सकते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली गांव में 500 केवी सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया और इसके साथ ही पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन, तो आपका जवाब होगा पल्ली। और ये पल्ली गांव कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में। क्लियर है? अगला देखिए, यहां एक बात और याद रखनी है कि कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के संदर्भ में। क्लियर है? अगला टॉपिक है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। यहां पर और की जगह पर सौर होगा, यह मिसप्रिंट हुआ है। याद रखिएगा, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट की संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार कर दिया है। क्लियर है? याद रखिएगा, राजस्थान में कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है वो 32.5 गीगावाट की है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात अक्षय ऊर्जा का योगदान 55% और तापी ऊर्जा का योगदान 43% और शेष 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। यदि हम बात करें राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति की, तो याद रखिएगा, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का उद्देश्य 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना, जिसमें यूटिलिटी या ग्रिड स्केल सोलर पावर की 24 गीगावाट की बड़ी हिस्सेदारी होगी। और एक बात और याद रखिएगा कि मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। यहां एक बात और याद रखिएगा कि दिसंबर 2021 तक भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता 55 गीगावाट है। मेरकॉम इंडिया अमेरिका स्थित मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी है। ये स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और संचार फर्म है जो भारतीय क्लीन टेक बाजार में विशेषज्ञता प्रदान करती है। अगला टॉपिक है 7वां रायसीना संवाद। याद रखिएगा, 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच रायसीना संवाद का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहां पर क्रम याद रखेंगे, 7वां रायसीना संवाद कहां पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसे वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहां एक बात और याद रखनी है कि यह डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यदि बात की जाए 7वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन की, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया और मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुई। इसमें 90 से अधिक देश
बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। अगला टॉपिक है भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर के उद्घाटन से संबंधित। याद रखिएगा 9 मार्च 2022 को भारत के वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने वर्चुअली लॉन्च किया। यह वर्चुअल SGKC, जिसको फुल फॉर्म क्या कहा जा रहा है, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, यह हरियाणा के मानेसर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें तकनीकी सहायता यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में USAII कहा जाता है, से प्राप्त की जा रही है। अगला टॉपिक है भारत का पहला स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट। याद रखिएगा सरकार डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम के तहत पहले स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट को 2023-24 तक शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में 27 अप्रैल 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि RISC-V कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसरों की भावी पीढ़ियों का निर्माण करना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि RISC-V कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब होगा माइक्रो प्रोसेसरों की भावी पीढ़ियों का निर्माण करना। याद रखिएगा गतिशील कंप्यूटिंग और डिजिटलीकरण पर भारत की रणनीतिक फोकस की आवश्यकता को यह पूरा करेगा। यदि पूछा जाए कि शक्ति और वेगा क्या है, तो आपका जवाब होगा शक्ति और वेगा 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं। इनका विकास IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अर्थात CDEC ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए इसे विकसित किया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस अभियान। यानी सांस अभियान का संबंध किससे है? शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। और किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कर्नाटक राज्य द्वारा। याद रखिएगा 20 अप्रैल 2022 को निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसे कहा जाता है सांस अभियान। राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पहला पार्ट है यही कंप्लीट होता है। इसके आगे के टॉपिक को राष्ट्रीय घटनाक्रम के सेकंड पार्ट से प्रारंभ किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।